दोस्तों नमस्कार। मैं नासुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। लीजिए सुनिए एक नया उपन्यास रेहन पर रघु, जिसे लिखा है काशीनाथ सिंह ने। दोस्तों, रेहन पर रघु नए युग की वास्तविकता की बहुस्तरीय गाथा है। इसमें उपभोक्तावाद की क्रूरताओं का विखंडन है, साथ ही शोषित प्रताड़ित जातियों के सकारात्मक उभार और नई स्त्री की शक्ति एवं व्यथा का दक्ष चित्रांकन भी है। तो आइए सुनते हैं इस उपन्यास के प्रथम खंड के प्रथम भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। जनवरी की वह शाम कभी नहीं भूलेगी। शाम तो मौसम ने कर दिया था, वरना थी दोपहर। थोड़ी देर पहले धूप थी। उन्होंने खाना खाया था और खाकर अभी अपने कमरे में लेटे ही थे कि सहसा अंधड़ आ गया। घर के सारे खुले खिड़की दरवाजे भड़भड़ करते हुए अपने आप बंद होने लगे, खुलने लगे। सिटकनी छिटक कर कहीं गिरी, ब्योंड़े कहीं गिरे जैसे धरती हिल उठी हो, दीवारें कांपने लगी हों, आसमान काला पड़ गया और चारों ओर घुप अंधेरा। वे उठ बैठे। आंगन और लान बड़े बड़े ओलों और बर्फ के पत्थरों से पट गए और बारजे की रेलिंग टूट कर दूर जा गिरी, धड़ाम। उसके बाद जो मूसलाधार बारिश शुरू हुई तो वह पानी की बूंदें नहीं थीं, जिसे पानी की रस्सियां हों जिन्हें पकड़कर कोई चाहे तो वहां तक चला जाए जहां से ये छोड़ी या गिराई जा रही हों। बादल लगातार गड़गड़ा रहे थे। दूर नहीं, सिर के ऊपर जैसे बिजली तड़क रही थी। दूर नहीं, खिड़कियों के अंदर से आंखों में। 71 साल के बूढ़े रघुनाथ भौचक। यह अचानक क्या हो गया? यह क्या हो रहा है? उन्होंने चेहरे से बंदर टोपी हटाई, बदन पर पड़ी रजाई अलग की और खिड़की के पास खड़े हो गए। खिड़की के दोनों पल्ले गिटक के सहारे खुले थे और वे बाहर देख रहे थे। घर के बाहर ही कदम का एक विशाल पेड़ था, लेकिन उसका पता नहीं चल रहा था। अंधेरे के कारण, घनघोर बारिश के कारण छत के डाउन पाइप से जलधारा गिर रही थी और उसका शोर अलग से सुनाई पड़ रहा था। ऐसा मौसम और ऐसी बारिश और ऐसी हवा उन्होंने कब देखी थी? दिमाग पर जोर देने से याद आया, 60-62 साल पहले वे स्कूल जाने लगे थे, गांव से 2 मील दूर। मौसम खराब देखकर मास्टर ने समय से पहले ही छुट्टी कर दी थी। वे सभी बच्चों के साथ बगीचे में पहुंचे ही थे कि अंधड़ और बारिश और अंधेरा। सबने आम के पेड़ों के तने की आड़ लेना चाहा, लेकिन तूफान ने उन्हें तिनके की तरह उड़ाया और बगीचे से बाहर धान के खंभों में ले जाकर पटका। किसी के बस्ते और किताब कापी का पता नहीं। बारिश की बूंदें उनके बदन पर गोली के छर्रों की तरह लग रही थीं। वे चीख चिल्ला रहे थे। अंधड़ थम जाने के बाद जब बारिश थोड़ी कम हुई तो गांव के लोग लालटेन और चोर बत्ती लेकर निकले थे ढूंढने। यह एक हादसा था, और हादसा न हो तो जिंदगी क्या। और यह भी एक हादसा ही है कि बाहर ऐसा मौसम है और वे कमरे में हैं। कितने दिन हो गए बारिश में भीगे, कितने दिन हो गए लू के तफेड़े खाए, कितने दिन हो गए जेठ के घाम में झुलसे, कितने दिन हो गए अजुरिया रात में मटर गश्ती किए, कितने दिन हो गए ठंड में ठिठुर कर दांत किटकिटाए। क्या ये इसलिए होते हैं कि हम इनसे बच के रहें, बच बचा के चलें, या इसलिए कि इन्हें भोगें, इन्हें जिएं, इनसे दोस्ती करें, बतियाएं, सिर माथे पर बिठाएं? हम इनसे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे हमारे शत्रु हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? इधर एक अरसे से रघुनाथ को लग रहा था कि वह दिन दूर नहीं जब वे नहीं रहेंगे और यह धरती रह जाएगी। वे चले जाएंगे और इस धरती का वैभव, इसका ऐश्वर्य, इसका सौंदर्य, ये बादल, ये धूप, ये पेड़ पौधे, ये फसलें, ये नदी नाले, कछार, जंगल, पहाड़ और यह सारा कुछ यही छूट जाएगा। वे यह सारा कुछ अपनी आंखों में बसा लेना चाहते हैं, और जैसे वे भले चले जाएं, आंखें रह जाएंगी। त्वचा पर हर चीज की थाप सोख लेना चाहते हैं, जैसे त्वचा केंचुल की तरह यहीं छूट जाएगी और उसका स्पर्श उन तक पहुंचाती रहेगी। उन्हें लग रहा था कि बहुत दिन नहीं बचे हैं उनके जाने में। मुमकिन है वह दिन कल ही हो, जब उनके लिए सूरज ही न उगे। उगेगा तो जरूर, लेकिन उसे दूसरे देखेंगे।
वे नहीं। क्या यह संभव नहीं है कि वे सूरज को बांध के अपने साथ ही लिए जाएं? न वह रहे, न उगे, न कोई और देखे। लेकिन एक सूरज समूची धरती तो नहीं। वे किस किस चीज को बांधेंगे और किस किस को देखने से रोकेंगे? उनकी बाहें इतनी लंबी क्यों नहीं हो जाती कि वे उसमें सारी धरती समेट लें और मरें या जिएं तो सबके साथ। लेकिन एक मन और था रघुनाथ का जो उन्हें धिक्कारे जा रहा था। कल तक कहाँ था यह प्यार, धरती से प्यार की यह ललक, यह तड़प? कल भी यही धरती थी, यही बादल, आसमान, तारे, सूरज, चांद थे। नदी, झरने, सागर, जंगल, पहाड़ थे। यही गली, मकान, चौबारे थे। कहाँ थी यह तड़प? फुर्सत थी इन्हें देखने की? आज जब मृत्यु बिल्ली की तरह दबे पांव कमरे में आ रही है तो बाहर जिंदगी बुलाती हुई सुनाई पड़ रही है। सच सच बताओ रघुनाथ, तुम्हें जो मिला है उसके बारे में कभी सोचा था? कभी सोचा था कि एक छोटे से गांव से लेकर अमेरिका तक फैल जाओगे? चौके में पीढ़ा पर बैठकर रोटी प्याज नमक खाने वाले तुम अशोक विहार में बैठकर लंच और डिनर करोगे? लेकिन रघुनाथ यह सब नहीं सुन रहे थे। यह आवाज बाहर की गड़गड़ाहट और बारिश के शोर में दब गई थी। वे अपने वश में नहीं थे। उनकी नजर गई कोने में खड़ी छड़ी और छाता पर। जाड़े की ठंड यूं भी भयानक थी और ऊपर से ओले और बारिश। हिम्मत जवाब दे रही थी, फिर भी उन्होंने दरवाजा खोला। खोला या वे वहां खड़े हुए और अपने आप ही खुल गया। भीगी हवा का सनसनाता रेला अंदर घुसा और वे डर कर पीछे हट गए। फिर साहस बटोरा और बाहर निकलने की तैयारी शुरू की। पूरी बाह का थर्मोकोट पहना, उस पर सूती शर्ट, फिर उस पर स्वेटर, ऊपर से कोट। ऊनी पैंट पहले ही पहन चुके थे। यही सुबह जाड़े में पहनकर टहलने की उनकी पोशाक थी। था तो मफलर भी, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी था गमछा। बारिश को देखते हुए जैसे जैसे कपड़े भीगते जाएंगे वे एक एक कर उतारते जाएंगे और फेंकते चले जाएंगे और अंत में साथ रह जाएगा यही गमछा। वे अपनी साज सज्जा से अब पूरी तरह अस्वस्थ थे, लेकिन नंगे बिना बालों के सिर को लेकर दुविधा में थे। कंटोप ठीक रहेगा या गमछा बांध लें? ओले जो गिरने थे शुरू में ही गिर चुके थे, अब उनका कोई अंदेशा नहीं था। उन्होंने गमछे को गले के चारों ओर लपेटा और नंगे सिर बाहर आए। अब न कोई रोकने वाला न टोकने वाला। उन्होंने कहा, हे मन, चलो। लौट कर आए तो वाह वाह, नहीं आए तो वाह वाह। बर्फीली बारिश की अंधेरी सुरंग में उतरने से पहले उन्होंने यह नहीं सोचा था कि भीगे कपड़ों के वजन के साथ एक कदम भी आगे बढ़ना उनके लिए मुश्किल होगा। वे अपने कमरे से तो निकल आए, लेकिन गेट से बाहर नहीं जा सके। छाता खुलने से पहले जो पहली बूंद उनकी नंगी खलवाट खोपड़ी पर गिरी, उसने इतना वक्त ही नहीं दिया कि वे समझ सकें कि यह बिजली तड़की है या लोहे की कील है जो सिर में छेद करती हुई अंदर के तलवे तक ठुक गई। उनका पूरा बदन झंझना उठा। वे बौछार के डर से बैठ गए, लेकिन भीगने से नहीं बच सके। जब तक छाता खुले तब तक वे पूरी तरह भीग चुके थे। अब वे फंस चुके थे बर्फीली हवाओं और बौछारों के बीच। हवा तिनके की तरह उन्हें ऊपर उड़ा रही थी और बौछारें जमीन पर पटक रही थी। भीगे कपड़ों का वजन उन्हें उड़ने नहीं दे रहा था और हवा घसीटे जा रही थी। उन्हें इतना ही याद है कि लोहे के गेट पर वे कई बार भरा कर गिरे और यह सिलसिला सहसा तब खत्म हुआ जब छाते की कमानियां टूट गईं और वह उड़ता हुआ गेट के बाहर गायब हो गया। अब उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे हवा जगह जगह से नोच रही हो और पानी दाग रहा हो जलते हुए सूजे से। अचेत होकर गिरने से पहले उनके दिमाग में ज्ञानदत्त चौबे कौधा, उनका मित्र, उसने 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी। पहली बार लोहता स्टेशन के पास रेल की पटरी पर, नगर से दूर, निर्जन, जहां किसी का आना जाना नहीं था। समय उसने सामान्य पैसेंजर या मालगाड़ी का नहीं, एक्सप्रेस या मेल का चुना था कि जो होना हो खट से हो, पलक झपकते, यानी तकलीफ न हो।
वह पटरी पर लेटा ही था कि मेल आता दिखा। जाने क्यों उसमें जीवन से मोह पैदा हुआ और उठकर भागने को हुआ कि घुटनों के पास से एक पैर खच्चा। यह मरने से ज्यादा बुरा हुआ। बैसाखियों का सहारा और घर वालों की गालियां और दुत्कार। एक बार फिर आत्महत्या का जुनून सवार हुआ उस पर। अब कि उसने सिवान का कुआं चुना। उसने बैसाखी फेंक छलांग लगाई और पानी में छपाक से गिरे कि बरोह पकड़ में आ गई। 3 दिन बिना खाए पिए भूखा चिल्लाता रहा कुएं में और निकला तो दूसरे टूटे पैर के साथ। आज वही ज्ञानदत्त बिना पैरों का ज्ञानदत्त चौराहे पर पड़ा भीख मांगता है। मरने की ख्वाहिश ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा, मगर यह कमबख्त ज्ञानदत्त उनके दिमाग में आया ही क्यों? वे मरने के लिए तो निकले नहीं थे, निकले थे बूंदों के लिए, ओले के लिए, हवा के लिए। उन्होंने नतीजा निकाला कि जीवन के अनुभव से जीवन बड़ा है। जब जीवन ही नहीं तो अनुभव किसके लिए? दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास रेहन पर रघु के प्रथम खंड के प्रथम भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। दोस्तों, अब सुनते हैं उपन्यास रेहन पर रघु के प्रथम खंड के दूसरे भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। पहाड़पुर में रघुनाथ एक ही थे। वैसे कहने को तो रामनाथ, शोभनाथ, छविनाथ, सामनाथ, प्रभुनाथ वगैरह वगैरह भी थे, लेकिन वे रघुनाथ नहीं थे। और रघुनाथ का यह था कि वे जब कभी जहाँ कहीं नजर आ जाते, घर गांव के लोग जल भूनकर एक ठंडी आह भरते। वाह, क्या किस्मत पाई है पट्टे ने। रघुनाथपुर पहाड़पुर गांव के अकेले पढ़े लिखे आदमी, डिग्री कॉलेज में अध्यापक, दुबले पतले लंबे छरहरे बदन के मालिक। शुरू के 10 वर्षों तक साइकिल से आते जाते थे, बाद में स्कूटर से। पिछली सीट पर कभी बेटी बैठती थी, बाद के दिनों में बेटे, कभी एक कभी दोनों। आखिर 5-6 मील का मामला था। हर सुखी और सफल आदमी की तरह रघुनाथ ने भी अपने जीने, आगे बढ़ने और ऊंचाइयां छूने के कुछ नुस्खे ईजाद कर लिए थे। सच पूछिए तो उन्होंने ईजाद नहीं किए थे, उनकी प्रकृति में ही ये सब थे। बस वे समझ गए थे और उन्हें अपने नित्य व्यवहार का अंग बना लिया था। वे पतले और लंबे थे, इसलिए थोड़ा झुक कर चलते थे। कहीं आते जाते समय, किसी से मिलते जुलते बोलते बतियाते समय थोड़ा झुके रहते थे। पहली बार उन्होंने अपने संदर्भ में किसी दूसरे से बात करते समय प्रिंसिपल साहब के मुंह से विनम्रता शब्द सुना। ऐसा उनकी प्रशंसा में कहा गया था। जिस झुके रहने पर वे शर्म महसूस करते थे, वही उनकी खूबी है। यह नया बोध हुआ। इसमें उन्होंने आगे चलकर 2 खूबियां और जोड़ दी, मुस्कान और सहमति। कोई कुछ भी कहे, वे मुस्कुराते रहते थे और समर्थन में सिर हिलाते रहते थे। यह तभी संभव है जब आप अपनी तरफ से कम बोलें। इस तरह रघुनाथ ने विनम्रता, मितभाषिता और मुस्कान के साथ जीवन की यात्रा शुरू की थी। और इसे संयोग ही कहिए कि वे कभी असफल नहीं रहे। इसी संयोग को दूसरे किस्मत कहा करते थे और इस पर विश्वास कर लिया था रघुनाथ ने भी। हुआ यह कि एक बार वे कॉलेज से साइकिल से घर लौटने को हुए तो पाया कि चेन टूट गई है। उन्होंने साइकिल कॉलेज में ही छोड़ दी और पैदल चल पड़े। गर्मी का मौसम, धूप तेज, हवा का नाम नहीं, बदन पसीने से तरबतर। रास्ते में कहीं पेड़ पालो नहीं। आकाश में बादल थे लेकिन दूर। उनके मन ने कहा, काश वे बादल उनके सिर के ऊपर होते, छाते की तरह। और देखिए, 1 फरलांग ही आए होंगे कि बादल सचमुच उनके सिर के ऊपर। और यही नहीं, वे उनके साथ छाया के वे गांव तक आए। अगले दिन यह साबित कर दिया कि वह मात्र भ्रम नहीं था। वे क्लास लेने के लिए रजिस्टर लेकर जैसे ही चले, वैसे ही ध्यान गया कि कलम नहीं है। या तो घर छूट गई या रास्ते में गिर गई। वे अभी क्लास में पहुंचे भी नहीं थे कि सामने घास में गिरी एक कलम देखी, धूप में चमकती हुई। ऐसी बातें औरों के साथ भी होती होंगी, लेकिन जाने क्यों उन्हें लगने लगा कि दीनदयालु परमपिता की उन पर विशेष कृपा है। वह उनकी हर असुविधा सुविधा का ध्यान रखते हैं, इसलिए वे जो चाहते हैं वह देर सवेर हो कर रहता है। और देखिए कि उन्होंने जब चाहा, जो जो चाहा, सब होता गया।
उन्हें कुछ करना नहीं पड़ा, अपने आप होता गया। पढ़ाई खत्म करने के बाद रघुनाथ रिसर्च कर रहे थे और उनका मन नहीं लग रहा था। आखिर कब तक करते रहेंगे रिसर्च? कहीं नौकरी मिल जाती तो जान बचती, और बहुत दिन नहीं बीते कि नौकरी मिल गई। इसका श्रेय उन्होंने हाल में जन्मी अपनी बेटी को दिया। बेटी लक्ष्मी होती है, वहीं अपने साथ और अपने लिए नौकरी लेकर आई थी। लेकिन अब इसके बाद एक बेटा चाहिए, यह उन्होंने नहीं, उनके दिल ने कहा। और देखिए, 4 साल बाद बेटा भी आ गया, उसके बाद एक और बेटा। बस इस तरह एक बेटी, 2 बेटे, शीला और रघुनाथ, सब मिलाकर 5 लोगों का परिवार। छोटा परिवार, सुखी परिवार। परिवार सुखी रहा हो या न रहा हो, रघुनाथ सुखी नहीं थे। जिंदगी उनके लिए पहाड़पुर की धूल धक्कड़ और हंसी खेल नहीं थी। पैदा ही होना था तो स्वयं कीड़े मकोड़ों की योनि में क्यों नहीं पैदा हुए? वे वहां भी तो पैदा हो सकते थे, लेकिन नहीं। ईश्वर ने यदि उन्हें ऋषियों मुनियों के लिए दुर्लभ योनि में पैदा किया तो इसके पीछे उसका कोई मकसद रहा होगा कि जाओ, 60-70 साल तक मौका देते हैं तुम्हें, जाओ धरती को सुंदर और सुखी बनाओ। धरती सुंदर और सुखी तभी होगी जब तुम्हारे बच्चे सुखी, सुंदर और संपन्न होंगे। तुम्हें जो बनना था वह तो बन चुके, अब बच्चे हैं जिनके आगे सारी जिंदगी और दुनिया पड़ी है। वही तुम्हारे भी भविष्य हैं। जियो तो उन्हीं की जिंदगी और मरो तो उन्हीं की जिंदगी। और रघुनाथ ने भी यही किया। उनकी सारी शक्ति और सारी बुद्धि और सारा पूंजी उन्हें ही संवारने में लगी रही। उन्होंने चाहा सरला पढ़ लिख कर नौकरी करे, सरला पढ़ लिख कर नौकरी करने लगी। उन्होंने चाहा संजय सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, संजय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही नहीं बना, अमेरिका तक पहुंच गया। उन्होंने चाहा मैनेजर समधी बने, संजय ने यह नहीं चाहा। उसने वह किया जो उसने चाहा। रघुनाथ का चाह रह गया। दया निधान कोई मदद नहीं कर सके उनकी। उन्हें अफसोस इस बात का था कि मैनेजर ने इसे बाप बेटे की मिली भगत समझा था। वे काफी मानसिक तनाव में चल रहे थे। लेकिन कॉलेज के उनके सहयोगियों ने उन्हें बधाइयां देकर राहत पहुंचाई कि चलो अच्छा हुआ, एक अंधी खाई में गिरने से बच गए। इसमें प्रिंसिपल का रोल और अच्छा था। उसने लगभग 30 साल पहले रघुनाथ के साथ ही ज्वाइन किया था कॉलेज। दोनों का याराना सा था, जब भी मिलते हंसी मजाक और हा हू करते। उसने एक दिन धीरे से कहा, रघुनाथ, मुझे आश्चर्य है कि इतनी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आई। वह तुम्हारी ही बेटी के बदले तुम्हारे बेटे को खरीद रहा था। इस तरह रघुनाथ सहज हो ही रहे थे कि एक दिन घर पर उन्हें प्रिंसिपल के हस्ताक्षर से नोटिस मिली। आरोप 2 थे, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी और इनसबॉर्डिनेशन। ऐसा कोई संकेत अपनी बातों में नहीं दिया था उसने पहले कभी। ये दोनों आरोप निराधार। इसे रघुनाथ ही नहीं, सहयोगी भी जानते थे और प्रिंसिपल साहब भी जानते थे। सबकी सहानुभूति उनके साथ थी, लेकिन साथ देने को कोई तैयार नहीं था। उन्होंने उत्तर दे दिया था, मगर जानते थे कि इससे कोई लाभ नहीं। वे बदहवास से यहां से वहां दौड़ते रहे। आज ही जाकर प्रिंसिपल से मिले और उससे सलाह मांगी। उसने कहा, देखो रघुनाथ, चाहे तुम जितनी दौड़ धूप करो, निलंबन का मन बना चुका है मैनेजर। उसकी शक्ति और पहुंच को तो तुम जानते ही हो। इसके बाद तुम कचहरी जाओगे, मुकदमा लड़ोगे, वह कब तक चलेगा कोई नहीं जानता। हो सकता है फैसला होने के पहले ही तुम मर जाओ। हाँ, जब तक मुकदमा चलेगा तब तक पेंशन रुकी रहेगी। यह सब देखकर मेरी तो सलाह है कि तुम वीआरएस मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम ले लो। रघुनाथ बहुत देर तक चुप रहे। उनसे कुछ बोला नहीं गया। ठीक है, लेकिन मेरी एक मदद करेंगे आप? बोलो, क्या कर सकता हूं मैं? निलंबन आप तब तक लटकाए रखें जब तक कि बेटी की शादी न हो जाए। फिर तो वही करूंगा जो आपने कहा है। मनुष्यता का तकाजा था ऐसा करना। प्रिंसिपल ने चिंतित होकर कहा, जाओ, कोशिश करूंगा, लेकिन कहीं कहना मत। आखिरकार प्रिंसिपल कब तक इंतजार करता। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास रेहन पर रघु के प्रथम खंड के द्वितीय भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर। दोस्तों, अब सुनते हैं काशीनाथ सिंह द्वारा लिखे उपन्यास रेहन पर रघु के
प्रथम खंड के तीसरे भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। ऐसी मुसीबत में रघुनाथ को किसी और ने नहीं, उन्हीं के बेटों ने डाला था। बेटों में भी संजय ने, खास तौर से संजय ने। और यह लंबी कहानी है, रांची से कैलिफोर्निया तक फैली हुई। संजय ने प्यार किया था सोनल को। यह प्यार किसी सड़क छाप टुच्चे युवक का दिलफेक प्यार नहीं था। इसमें गूढ़ा भाग भी था और जोर घटाना भी। जितना गहरा था उतना ही व्यापक। सोनल संजय के प्रोफेसर सक्सेना की इकलौती बेटी थी। थ्रू आउट फर्स्ट क्लास, नेट और दर्शन से पीएचडी। नौकरी तो पक्की थी, बनारस के विश्वविद्यालय में, जहां उसके मामा कुलपति थे। लेकिन उसमें अभी देर थी, तब तक शादी का इंतजार था। शादी के आड़े आ रहे थे उसके ओठों के बाहर आ गए दांत और चिपटी नाक, जिनकी क्षतिपूर्ति वह अपने सर्टिफिकेट से करती रही। रही सही कसर पूरी कर रही थी सक्सेना की फैलाई हुई यह अफवाह कि उन्हें एक ऐसे जहीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवक की जरूरत है जो एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी के 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर कैलिफोर्निया जा सके। इस जरूरत का मतलब पूरा इंस्टीट्यूट समझता था। संजय फाइनल की परीक्षा दे चुका था, रिजल्ट की घोषणा बाकी थी। इधर कई बार माँ बाप का संदेश आया कि आओ लड़की देख जाओ। लड़की क्या देखना, वह देखी भाली थी। रघुनाथ जिस कॉलेज में पढ़ाते थे उसी के मैनेजर और पूर्व विधायक की बेटी थी। गोरी, लंबी, सुंदर, आकर्षक, एमए, अच्छी हाउसवाइफ। मैनेजर पुराने जमाने के जमींदार, अथाह संपत्ति के स्वामी। रघुनाथ की कोई हैसियत नहीं थी उनके आगे। न कायदे का घर दुआर, न जमीन जायदाद। 8 बीघे खेत और एक हल की खेती। बचपन और जवानी तंगहाली में गुजरी थी। बच्चों को भी पढ़ाया भी तो खेत रेहन रखकर और कॉलेज से लोन लेकर। जाहिर है मैनेजर ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखा था, अपने कॉलेज के मास्टर रघुनाथ को नहीं। यह संबंध अपने से भी आगे की चीज था रघुनाथ के लिए। फायदे ही फायदे थे इसमें। जनपद में पहचान और प्रतिष्ठा जो मिलती सो अलग। वे क्या से क्या होने जा रहे थे। तो गांव आने से पहले सक्सेना सर से विदा लेने गया था संजय। इसे यूं भी कह सकते हैं कि उसे डिनर पर बुलाया था सक्सेना सर ने। गर्मी की शाम अपने लान में सक्सेना बेंत की कुर्सी पर चुपचाप बैठे थे। माली गमलों में पानी दे रहा था। बंगले के अंदर की बत्तियां जल रही थी। किसी कमरे से संगीत की धुन आ रही थी। रिटायरमेंट के करीब दिल के मरीज प्रोफेसर सक्सेना संजय की मौजूदगी से बेखबर चुपचाप बैठे थे और सामने देख रहे थे। काफी देर बाद उन्होंने पूछा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? संजय ने नासमझी में सिर हिलाया। और राग, कौन सा राग है? संजय निरुत्तर फिर सिर हिलाया। वे मुस्कुराए और ऊंची आवाज में पुकारा, सोनू। जींस की पैंट और टी शर्ट में उछलती हुई सोनल आई। हाँ पापा। संजय खड़ा हो गया। सक्सेना मुस्कुराए। पहले संजय को देखा, फिर सोनल को। सोनल भी मुस्कुराई। संजय सोनल से मिला तो कई बार था, लेकिन देखा पहली बार। उसे लगा कि किसी लड़की को टुकड़ों में नहीं, टोटलिटी में देखना चाहिए। कितना फर्क पड़ जाता है। साथ ही लड़की और पत्नी को एक ही तरह से नहीं देखना चाहिए। रूप, रंग, हाव भाव, नाज, नखरे लड़की में देखे जाते हैं, पत्नी में नहीं। ये सब पुराने कंसेप्शन हुए, हमारे पापा मम्मी के जमाने के, हमारे नहीं। सक्सेना ने चुप्पी तोड़ी। यह है सोनल, जिसमें मेरे प्राण बसते हैं। सितार, सरोद, संतूर माने सोनल। सोनल माने संगीत। चिपनेस इसे पसंद नहीं। फिल्मी गानों को संगीत नहीं मानती, शायद इसलिए कि खुद कथक की डांसर रही है। खैर, तो क्या खिला रही हो हम लोगों को भाई? वह तो तभी पता चलेगा जब खाएंगे। सोनल शर्मा कर भाग गई। बैठो संजू, कहते हुए सक्सेना भी बैठ गए, सिर झुकाए। कुछ सोचते भर्राए स्वर में बोले, कैसे रहूंगा इसके बगैर? रहूंगा कैसे समझ में नहीं आता। 14 साल की थी जब माँ गुजरी थी इसकी। इसके बाद उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। 3-4 साल से लगातार आते रहे हैं लड़के, एक से एक। तुम्हारे सीनियर भी, क्लास फेलो भी। लेकिन बेटा,
भारी संकट में हूँ, तुम ही उबार सकते हो इससे। पिछले साल ही कहा था इसने कि शादी करूंगी तो संजय से, नहीं तो जरूरी नहीं है शादी। अपने अंदर छिपाए रहा इस बात को, आज कह रहा हूँ, वह भी इसलिए कि फैसले की घड़ी आ गई है। 3 ही महीने का समय है कैलिफोर्निया जाने का। इसी बीच शादी है, एयर टिकट है, पासपोर्ट है, वीजा है, सारी तैयारियां हैं। सोनल अमेरिका और हनीमून को लेकर उत्साहित है। उन्होंने आंखें पोंछी और संजय को देखा। हर बाप के सपने होते हैं, मेरे भी हैं। न होते तो सेंट्रो कार क्यों लेता, अपने लिए फिएट तो नहीं थी, नई घर गृहस्थी के सामान क्यों जुटाता। तुम्हारे ही नगर में कॉलोनी है अशोक विहार, उसमें एक छोटा सा बंगला बनवाया है। सब कुछ कंप्लीट है, बस फिनिशिंग बाकी है। सोचा था कि यहाँ से रिटायर करूँगा तो काशी वास करूँगा। हर आदमी यह चाहता है, तुम्हारे पापा मम्मी भी यही चाहते होंगे। लेकिन सोचता हूँ कल सोनल विश्वविद्यालय में ज्वाइन करेगी तो कहाँ रहेगी। मेरा तो सारा जीवन रांची में बीता, सारे दोस्त मित्र रिश्ते नाते यही हैं। वहाँ जाकर क्या करेंगे। सो बंगला उसी के नाम ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ। संजय चिंतित, उसकी आंखों में पापा मम्मी के चेहरे घूम रहे थे। उसे लगने लगा कि उसने उन्हें हाँ करने में जल्दी कर दी थी। बोला, बहुत देर कर दी सर सोनल का मन बताने में। देर सवेर कुछ नहीं होता संजू, हर चीज़ का समय होता है। अब यही देखो मेरे साले प्रोफेसर अस्थाना को, बनारस में ऐसे ही वक्त पर कुलपति क्यों होना था जब सोनल थीसिस जमा कर रही थी। उन्होंने सिगरेट सुलगाई। ऐसे तो सिगरेट मना है, लेकिन कभी कभी एक दो कस ले लेता हूँ। तो तुम्हारे पापा, उनकी परेशानियां समझ सकता हूँ, बताते रहे हो उनके बारे में। अभी तक बहन अविवाहित है, परेशान है उसकी शादी को लेकर। छोटा भाई है तुम्हारा, पिछले 3-4 साल से कैट मैट दे रहा है, लोक सेवा आयोग के टेस्ट दे रहा है और किसी में नहीं आ रहा है। उसकी परेशानी, बाय द वे, मेरी तो सलाह है कि वह फ्रस्ट्रेट होकर कुछ कर बैठे, इससे पहले किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा दो। ऐसे नहीं तो डोनेशन से करके। अरे कितना लगेगा, 1.5 लाख 2 लाख, और क्या। तुमने बताया था कि तुम्हारी पढ़ाई के लिए लोन भी लेते रहे हैं, रेहन भी रखे हैं खेत। इन सारी परेशानियों से निपटने के लिए कितनी ज़रूरत होगी उन्हें। उनसे बतिया कर तो देखो, क्या चाहते हैं वे, कितना चाहते हैं। देखो, बारात धूमधाम गाजा बाजा ये सब फालतू की चीज़ें हैं, कोई ज़रूरत नहीं इस दिखावे और तमाशे की। शादी के लिए कोर्ट है और दोस्त मित्रों के लिए रिसेप्शन, यह मैं कर ही दूंगा। फिर ऐसे एक बात बता दूं, जिस कंपनी में और जिस कॉन्ट्रैक्ट पर अमेरिका जाना है, उससे 3 साल में कोई भी इतना कमा लेगा कि अगर उसका बाप चाहे तो गांव का गांव खरीद ले, समझे। सवाल यह नहीं है सर, पिताजी लोक लाज जात पात में विश्वास करने वाले जरा पुराने ख्यालों के आदमी हैं। सक्सेना गंभीर हो कुछ देर तक चुप रहे। इसी बीच सोनल साड़ी में आई, खाने पर बुलाने। देखो संजू, लाया ग्रेविटेशन का नियम केवल पेड़ों और फलों पर ही लागू नहीं होता, मनुष्यों और संबंधों पर भी लागू होता है। हर बेटे बेटी के माँ बाप पृथ्वी हैं। बेटा ऊपर जाना चाहता है, और ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर। माँ बाप अपने आकर्षण से उसे नीचे खींचते हैं। आकर्षण संस्कार का भी हो सकता है और प्यार का भी, माया मोह का भी। मनसा गिराने की नहीं होती, मगर गिरा देते हैं। अगर मैंने अपने पिता की सुनी होती तो हेमतपुर में पटवारी रह गया होता। तो यह है, मुझे जो कहना था कह चुका। तुम्हें जो ठीक लगे करो। हाँ, जाने से पहले सोनल से भी बात कर लेना। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास रेहन पर रघु के खंड 1 के भाग 3 का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, अब सुनते हैं उपन्यास रेहन पर रघु के प्रथम खंड के चौथे भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। जुलाई में शादी हो गई चिरंजीवी संजय और आयुष्मती सोनल की कोर्ट में। न बारात न बाजा गाजा। प्रीति भोज के लिए न्योता आया था रघुनाथ के नाम भी, पर वे नहीं गए। ऐसी चोट लगी थी रघुनाथ और शीला को जिसे न वे किसी को दिखा सकते थे न किसी से छिपा सकते थे। ऐसी जगहों पर जाना उन्होंने बंद कर दिया था जहां 2-4 लोग बैठे हों।
उन्होंने मान लिया था कि दो बेटों में से एक बेटा मर गया। जब माँ बाप की प्रतिष्ठा की चिंता नहीं तो मरा ही समझिए। सितंबर में वे अमेरिका जाए, चाहे जहन्नुम में, इससे कोई मतलब नहीं। इसी दिन के लिए उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया था, पढ़ाया लिखाया था, पेड़ काटे थे, कर्जे लिए थे, खेत रेहन पर रखे थे और दुनिया भर की तवालते सही थी। इनके लाख मना करने के बावजूद राजू गया था। राजू यानी संजय का भाई धनंजय लौटा तो हाथ में एक ब्रीफकेस था, रघुनाथ के लिए, जिसे सक्सेना ने भिजवाया था। रघुनाथ कॉलेज की तैयारी कर रहे थे। बेमन से ब्रीफकेस को देखा और कहा, रख दो। अरे ऐसे कैसे रख दो, अपने संदूक में रखिए। बाबा आदम के जमाने के संदूक, जिसमें जाने क्या क्या रखते थे रघुनाथ, और उसकी ताली किसी को नहीं देते थे। बिना कुछ बोले उन्होंने उसकी ओर ताली फेंक दी। राजू ने ब्रीफकेस संदूक में रखा और ताली उन्हें पकड़ाते हुए कहा, और कुछ नहीं पूछिएगा। शीला उदास मन दरवाजे पर खड़ी थी, अंदर चली गई। आप लोग तो ऐसे सन मारे हुए हैं जैसे गमी हो गई हो। राजू हंसते हुए माँ के पीछे पीछे अंदर चला। बहू ऐसी के लाखों में एक। माँ चिंता न करो, सब करेगी वो जो संजू बोलता था। हाथ पांव दबाएगी वो, मूड दबाएगी, बर्तन माजेगी वो, झाड़ू लगाएगी वो, खाना पकाएगी वो, जो जो चाहिए सब करेगी। जरा अमेरिका से लौट तो आने दो। अभी तो हनीमून पर जा रही है, दार्जिलिंग, वहां से दमदम एयरपोर्ट, फिर वहां से अमेरिका। बच गई तुम, अगर आई होती तो मुंह दिखाई देनी पड़ती। यल्लो, तुम्हारे लिए फोटो भिजवाया है रिसेप्शन का। राजू और भी न जाने क्या क्या बोलता रहा। वह सुनती भी रही, नहीं भी सुनती रही। फोटो जोड़े का वहीं पड़ा था जहां वह बैठी थी। एक मन कह रहा था देखो, दूसरा कह रहा था छोड़ो, जाने दो। सारी साधें धरी की धरी रह गई थी। रात ढल चुकी थी। गांव में सोता पड़ चुका था। एक दिन पहले जमकर पानी बरसा था। सिवान गुलजार हो गया था। झिंगरों की झंकार से पूरा गांव झंझना रहा था। बादल उसके बाद भी छाए रहे। दूर आकाश में बिजली भी चमकती रही। उधर कहीं बारिश हुई तो हुई हो, इधर नहीं हुई। रघुनाथ का घर द्वार गांव के बाहरी हिस्से में था। घर का अगला हिस्सा द्वार, पिछला घर। द्वार का मतलब दालान और बरामदा। इसी बरामदे में सोते थे रघुनाथ और राजू। राजू के सो जाने के बाद चुपके से आधी रात को रघुनाथ अंदर आए, डिबरी जलाई और संदूक खोलकर ब्रीफकेस निकाला। जब वे डिबरी और ब्रीफकेस लेकर शीला के बगल वाली कोठरी में गए तो याद आया कि राजू ने इसकी चाबी नहीं दी है। उन्होंने धीरे से राजू को जगाया। राजू ने बताया कि वह ताली से नहीं, नंबर से खुलेगा, इन नंबरों से, और बड़बड़ाते हुए सो गया। रघुनाथ ने ब्रीफकेस खोला तो भाव विभोर। बेटे संजय के प्रति सारी नाराजगी जाती रही। रुपयों की इतनी गड्डियां एक साथ एक ब्रीफकेस में अपनी आंखों के सामने पहली बार देख रहे थे, और यह कोई फिल्म नहीं, वास्तविकता थी। रघुनाथ की छवि गांव वालों की नज़र में झगड़ा झंझट से दूर रहने वाले जितने शरीफ आदमी की थी, उतनी ही सोंठ आदमी की, 1 रुपया में 8 अठन्नी भुनाने वाले आदमी की। लोग यह भी कहने लग गए थे कि बहुत लोभ न किया होता तो यह दिन उन्हें न देखना पड़ता। रघुनाथ ने मेज को पास खींचा। पहले 100-100 के नोटों की गड्डियां गिनना शुरू किया। वे एक एक बंडल की संख्या नोट करते जाते, फिर 500-500 की गड्डियां उठाईं और अलग नोट करना शुरू किया। गिनते गिनते आधी रात हो गई और टोटल किया तो 4,60,000। उनका दिल धड़का, चिंता हुई। अगर गिनने में गलती भी हुई हो तो इतनी कैसे। वे उठकर गए और दोबारा संदूक में झांक आए। आते समय रसोई से कटोरी में पानी ले रहे थे तो शीला जाग गई। उन्होंने नए सिरे से उंगली भिगो भिगो कर फिर गिनना शुरू किया। अब की फिर टोटल किया तो वही 4 और 60। उन्होंने सिर को हाथों में थाम लिया। क्या बात है, शीला ने पूछा। 5 लाख में कम है 40,000। किसी ने संदूक तो नहीं खोला था? ताली तो तुम्हारे पास थी, खोलेगा कौन? कोई और तो नहीं आया था घर में? तुम ही और राजू आए गए, और तो कोई नहीं। थोड़ी देर बाद जाने क्या सोचकर वे उठे और राजू को जगा कर ले आए। राजू आंखें मलते हुए आया। ब्रीफकेस किसने दिया था तुम्हें?
संजू ने कि सक्सेना ने। क्यों, क्या बात है, बताओ तो। कम है 5 लाख में। राजू हंसा। मंगनी की बछिया के दांत नहीं गिनते। संतोष कीजिए, जितना मिल गया मुफ्त का समझिए। वे एकटक राजू को देखते रहे। तुमने तो कुछ इधर उधर नहीं किया। मैं जानता था कि यहीं शक करेंगे आप। स्वभाव से ही आप शक्की हैं। चुप, शिला ने झिड़का। यही तमीज है बाप से बात करने की। समझ गया, इसी ने चुराया है, बताया नहीं। पहले ही समझ जाना चाहिए था। चोर कभी बताता है कि चोरी उसी ने की है? राजू बोला। रघुनाथ ने आश्चर्य से देखा उसकी ओर। क्या हो गया इस लौंडे को? इसका भाई कंप्यूटर इंजीनियर। उसने कभी इस तरह से बातें नहीं की अपने बाप से। बातें नहीं की इसलिए तो चुपके से शादी कर ली और बाप को खबर तक नहीं दी। झंझना उठे क्रोध से रघुनाथ। मन हुआ उसे घर से निकल जाने को कहें, लेकिन जाने क्या सोचकर खुद ही उठे और आंगन में आ गए। कोने में बसहट पड़ी थी, उसी पर बैठ गए। उन्होंने ईश्वर के लिए सिर उठाया आसमान की तरफ। आसमान धुला धुला और उजला उजला लग रहा था, जैसे भोर होने को हो। देखो माँ, मैं 1.5 साल से कहता रहा हूं इनसे कि मोटर बाइक ले लो। घराने के सभी लड़कों के पास है, एक मेरे ही पास नहीं है। इनका कहना था कि हाथ पांव तोड़ना है क्या, सिर फोड़ना है क्या, चोरी चकारी और लफंगई करनी है क्या, डाके डालने हैं क्या। किसका हाथ पैर टूटा है बोलो तो संजू ने मुझसे पूछा, तुम्हें भी कुछ चाहिए? जब हम वहां से आने लगे तब मैंने कहा हाँ, मोटर बाइक। उसने मुझे रुपए थमा दिए। उसने ब्रीफ केस में से दिया या कहाँ से दिया मुझे पता नहीं। सरासर झूठ। यह जानता है संजय अब नहीं आने वाला, हम नहीं पूछ पाएंगे उससे। रघुनाथ को यह झूठ बर्दाश्त न हुआ। शिला खड़ी खड़ी डिबरी की मध्यम रोशनी में सुबक रही थी। वह अपने बेटे के इस रूप से अनजान थी। और बताएं, हमारे बापजान के 2 बेटे, संजू और मैं। इन्होंने एक आंख से हमें देखा ही नहीं। सारी मेहनत और सारा पैसा इन्होंने उस पर खर्च किया, पढ़ाया लिखाया, कंप्यूटर इंजीनियर बनाया। और मेरे लिए कॉमर्स पढ़ो, जिसे पढ़ने में न यह मेरी मदद कर सकते थे न मेरा मन लगता था। किसी तरह बीकॉम किया तो कोचिंग करो, ये टेस्ट दो वह टेस्ट दो। मैं थक गया हूँ टेस्ट देते देते। इनसे कहो ये रुपए कहीं इधर उधर खर्च न करें, डोनेशन के लिए रखें। बिना डोनेशन के कहीं एडमिशन नहीं होने वाला, साफ साफ बता दे रहा हूं। अगर डोनेशन के पैसे न दूं तो कभी मत पूछिएगा कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। क्या करोगे? डाका डालोगे? तस्करी करोगे? गांजा हीरोइन बेचोगे? कत्ल करोगे? क्या बक रहे हैं आप फालतू का? झल्ला कर शीला बोली। और तो चुप, अनाप शनाप बोल रहा है बाप से। राजू ने कमरे से बाहर निकलते हुए पिता को देखा। बस कह दिया। सुनो सुनो, भागो मत। अपने ही बारे में सोचते हो या कभी अपनी बहन के भी बारे में सोचा है? जब होता है तभी जाते हो, 1500 मार लाते हो उससे। उसकी शादी के बारे में भी सोचते हो कभी? देख रही हो इनका। वह मां की ओर मुड़ा। जिससे कहना था उससे नहीं कहा, कह मुझसे रहे हैं जो अभी पढ़ाई कर रहा है। डोनेशन की बात आई तो दीदी याद आ रही हैं। पहले तो इनसे कहो कि ये कंजूसी और दरिद्रता छोड़ें। अब हंसी उड़ाते हैं लोग। यह डिबरी और लालटेन छोड़ें और दूसरों की तरह तार खिंचवा के कम से कम आंगन और दरवाजे पर लट्टू लगवा लें, रोशनी हो घर में। इसके साथ फोन भी लगवा रहे हैं लोग। घर में फोन होगा तो संजू भी जब चाहेगा बात कर लेगा। तुम भी सरला दीदी से बातें कर लिया करोगी। दीदी से ही क्यों, भाभी से भी। माथा पीटते हुए फिर बैठ गए रघुनाथ। हाय रे किस्मत, जिनके लिए कंजूसी की उन्हीं के मुंह से यह सब सुनना बदा था। और एक बात कहते हैं तुमसे भी और इनसे भी, फिर ऐसी बेवकूफ़ी न करें जैसी संजू के समय की थी। दीदी से साफ साफ बात कर लें कि वह इनकी तय की हुई शादी करेगी भी या नहीं। यह तो भाग दौड़ करके कहीं तय कराएं और वह कह दे कि मुझे नहीं करनी, फिर भद पिटे इनकी। यह तुम कैसे कह रहे हो? इसलिए कि मैंने एक आदमी को अक्सर उनके साथ देखा है। कौन है वह? मैं नहीं जानता। देखा, इसे शर्म नहीं अपनी बहन के बारे में इस तरह बातें करते हुए? रघुनाथ ने दांत पिसते हुए वहीं से कहा। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास रेहन पर रघु के
प्रथम खंड के चौथे भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। धन्यवाद।